धामी जी, कभी भी ये नहीं हुआ बीजेपी में कि कोई आदमी अपना असेंबली का इलेक्शन हार जाए और फिर उसको दोबारा मुख्यमंत्री बना दें, फिर दोबारा चुनाव लड़वा दें, और ये जाहिर है मोदी जी ने किया। तो जब आप पहली बार मिले थे मोदी जी से, तो आपने ऐसा क्या किया कि उन पर जादू कर दिया? पहली बार मैं जब उनसे मिला तो मेरे मन में बहुत सारी वो थी, उथल पुथल थी कि मैं प्रधानमंत्री जी से मिलने जा रहा हूं, क्योंकि मुख्यमंत्री बनने से पहले मैं कभी उनसे व्यक्तिगत रूप से नहीं मिला था। तो 2 दिन पहले मेरे पास मैंने समय मांगा था, वहाँ से एक कॉल आई प्रधानमंत्री जी के कार्यालय से कि आपको 10 तारीख को यहाँ मुलाकात करनी है, आपका टाइम 15 मिनट का फिक्स हुआ है, 15 मिनट में आपको अपनी बात करके जाना है। मुझे लगा कि अब मैं प्रधानमंत्री जी के पास जा रहा हूँ तो प्रधानमंत्री जी मुझसे पता नहीं कौन सी योजना के बारे में पूछेंगे, क्या क्या उनके सवाल होंगे, और मैं बड़ा सहमा सा अंदर पहुँचा। तो अंदर जैसे ही मैं पहुँचा तो जब मैं इस शो में आ रहा था तो ये भी, इसमें भी मेरे मन में यही था कि इस शो के बाद शायद अंदर वाले में शो हो रहा होगा। तो ऐसे ही जो है मैं वहाँ जब प्रधानमंत्री जी के कार्यालय में पहुँचा तो एक दरवाज़ा खुला और मुझे लगा कि प्रधानमंत्री जी जो है 2-3 दरवाज़ों के अंदर होंगे। तो मैं जैसे ही अंदर गया तो मुझे जो है एकदम से प्रधानमंत्री जी सामने दिखाई दिए। उन्होंने कहा आइए। तो मैंने देखा तो वही प्रधानमंत्री जी हैं। तो जैसे ही मैं उनके सामने खड़ा हुआ, मैंने उनको अपना धन्यवाद और बुके में देने के लिए, मैं उनको देख नहीं पा रहा था, मैंने उनकी तरफ में देख ही नहीं रहा था, क्योंकि जैसा मुझे लगता था कि वो थोड़ा सख्त हैं, थोड़ा वैसे हैं, तो पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मैं उनकी तरफ बिल्कुल नहीं देख रहा था, और सामने जैसे कैमरे वाले थे उनको भी नहीं देख रहा था। तो उस समय कोरोना का समय था। तो जैसे ही मैंने उनको बुके दिया तो उन्होंने कहा, वहाँ से आवाज़ आई कि अपना मास्क हटाइए। तो मैंने सोचा है कौन बोल रहा है। फिर देखा तो मैंने, प्रधानमंत्री जी ने अपना मास्क उतार दिया था, तो मैंने भी उतार दिया, मैं बैठा। फिर उन्होंने, बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ कि जैसे कई जगह होता है, प्रधानमंत्री जी एक कुर्सी पर बैठे, उनके बगल में वैसे ही मैं भी बैठा सामने। बैठते हुए 3-4 मिनट उन्होंने जब बात शुरू करी, तो मैं बात क्या शुरू करता, उन्होंने ही कहा कैसे हैं, घर में कैसे हालचाल हैं, क्या हैं। तो 3 या 4 मिनट हुआ होगा। उसके बाद मैं सच में भूल गया कि मैं विश्व के सबसे बड़े नेता के साथ बैठा हूँ, और वो जो मुझे लगता है कि उसके बाद प्रधानमंत्री जी तो बहुत कम ही बोल रहे थे, मैं ज़्यादा बोल रहा था। मैं लगातार बोल रहा था, और जो 15 मिनट का मेरा टाइम था वो 1.5 घंटे कब हो गया मुझे ही पता नहीं लगा। 1.5 घंटे बाद जो है, उसके बाद भी उनको कोई जल्दी नहीं थी। तो मैंने एक चीज़ उस दिन ज़रूर सीखी कि जब वो इतने बिजी होने के बाद, इतना सारा काम होने के बाद भी हमारे जैसे सामान्य लोगों को किस प्रकार से प्रोत्साहित करते हैं, किस प्रकार से समय देते हैं, ये वास्तव में हम सब लोगों के लिए टाइम का जो मैनेजमेंट है वो उनसे बेहतर किसी से नहीं सीखा जा सकता। उस दिन आपने ये भी सीख लिया होगा कि उनको बाबा केदारनाथ से कितना प्यार है। जी बिल्कुल, वो तो पूरे देश के लोग जानते हैं, दुनिया के लोग जानते हैं। बाबा केदारनाथ का जो 2013 में बड़ी आपदा केदारनाथ में आई थी, और उस आपदा में पूरा केदारनाथ तहस नहस हो गया था, सारा बह गया, सारा नुकसान हो गया। और 13 में मोदी जी देहरादून आए थे, और वो आने के बाद उन्होंने, उस समय सरकार कांग्रेस पार्टी की थी, और उन्होंने कहा कि हम इसको ठीक करेंगे केदारनाथ को। लेकिन उस समय की सरकार ने कहा कि नहीं, हम आपको नहीं करने देंगे। लेकिन बाबा केदार की ऐसी कृपा हुई कि 2014 में वो प्रधानमंत्री बन गए, और उन्होंने केदारनाथ का पुनर्निर्माण का, नवनिर्माण का काम अपने हाथों में ले लिया। आज केदारनाथ के सारे पुनर्निर्माण के काम जो है पूरे हो गए हैं। वहाँ पर भव्य केदार और दिव्य केदार बन गया है। वहाँ जाने के लिए रोपवे का भी काम शुरू हो गया है। और जब भी हम प्रधानमंत्री जी से मिलते हैं, चाहे
महीने में एक बार मिलें, 2 बार मिलें। अक्सर ये होता है कि वो जो केदारनाथ का पुनर्निर्माण का काम चल रहा है, उस केदारनाथ के पुनर्निर्माण के काम के बारे में ज़रूर पूछते हैं कि अब तीसरे फेज में क्या क्या हो गया, वहाँ पर जो सरस्वती घाट बनना था वो कितना बना है, तीर्थ पुरोहितों के आवास कितने बन गए हैं, या जो आगे जो शांतिवन आप बना रहे थे उसमें कितना काम हुआ है। हर एक उनके दिमाग में ऐसा बसा हुआ है। और उनके जाने के बाद आपको ध्यान ही है कि आपदा के बाद वहाँ लोगों का आना जाना बहुत कम हो गया था। उन्होंने वहाँ जाकर केदारनाथ में जो रात को गुफा में जाकर उन्होंने रात्रि प्रवास किया, उस रात्रि प्रवास के बाद आज यह हालत हो गई है कि जहाँ हजारों की संख्या में तीर्थयात्री आते थे, आज जो है 21 लाख से भी ज़्यादा तीर्थयात्री इस साल केदारनाथ की गए। अब आप इनको आदि कैलाश भी ले गए। देखिए, उत्तराखंड में 2 चीज़ें हैं, 4 धाम केदारखंड और मानस खंड आदि कैलाश। यहाँ बाबा केदार की भूमि को केदारखंड कहते हैं और बाबा भोले की जो भूमि है उसको मानस खंड कहते हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत दिनों से, जब से मैं जितनी बार भी उनसे मिला, हर बार उन्होंने कहा कि मुझे आदि कैलाश जाना है। जौलीकोंग 18,000 फीट की ऊंचाई पर, वो देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो इतनी हाइट पर पहुंचे हैं, इतने सीमांत पर गए हैं। और उनके जाने के बाद उत्तराखंड आने वालों की संख्या बढ़ गई, आदि कैलाश जाने वालों की संख्या बढ़ गई, जागेश्वर धाम जाने वालों की संख्या बढ़ गई। और हमारे यहाँ पर पूरी देश दुनिया की नज़र में ये जो हमारी घाटी है, आदि कैलाश का जो क्षेत्र है, वो पूरी दुनिया के सामने आ गया है। और आने वाले समय में जिस प्रकार से 4 धाम यात्रा चलती है, उसी प्रकार से मानस खंड की यात्रा भी चलेगी। और हमारे यहाँ से ही जो लोगों को कैलाश मानसरोवर जाना पड़ता है, कैलाश मानसरोवर के दर्शन भी यहीं आदि कैलाश के पास से हो जाया करेंगे। इसकी भी व्यवस्था सारी हो रही है। धामी जी, एक और शिव भक्त हैं राहुल गांधी। उन्होंने भी कहा था मैं केदारनाथ जाऊंगा, सबसे बड़े तपस्वी के घर जाऊंगा, तो मैं पैदल जाऊंगा, उनके यहाँ हेलीकॉप्टर में जाने की क्या ज़रूरत। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा बहुत विनम्रतापूर्वक कि उनको ठीक प्रकार से जो उनकी पार्टी के सलाहकार हैं, उनके साथ रहने वाले लोग हैं, पूजा कैसे करी जाती है, संस्कार क्या होते हैं, पूजा पद्धति कैसे होती है, वो सिखाना चाहिए। केवल नकल करने से कुछ नहीं होगा, बोलने से कुछ नहीं होगा। आप कुछ मदद करिए इस काम में उनकी थोड़ी। मैं सच बताऊं तो मैं बहुत बार सोचता हूं कि राहुल गांधी जी अब थोड़ा सीरियस हो जाएंगे, अब थोड़ा सीरियस हो जाएंगे। और हर बार वो मेरे को ही गलत साबित कर देते हैं। मेरे को नहीं, मैं समझता हूँ ये सब लोग भी सोचते होंगे इनको भी गलती साबित करते होंगे। हर बार कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं कि वो जो है उनकी जो गंभीरता है वो समाप्त हो जाती है। इन सब लोगों में सवाल पूछ लेते हैं जी। कहते हैं आप प्रधानमंत्री मोदी की सबसे फेवरेट सीएम है, क्या ये सच है? प्रधानमंत्री जी जब से देश में प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने देश के अंतिम छोर में पहुंचे हुए जो लोग हैं उनके लिए काम किया है। और देश का जो वर्क कल्चर है, वो वर्क कल्चर उन्होंने बदला है। और मैं ही नहीं उनका करीबी हूँ या मेरे ऊपर उनकी कृपा है, मेरे जैसे लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं पर उनकी सीधे सीधे उनका जुड़ाव है, उनके ऊपर उनका आशीर्वाद है। जो भी कर्म क्षेत्र में काम कर रहे हैं, अपने अपने क्षेत्रों में पूरी मेहनत के साथ, अच्छी भावना के साथ देश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, वो सभी मोदी जी के करीबी हैं। एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में पुष्कर सिंह धामी पर इल्जाम और सवालात का एक और दौर। उत्तराखंड में जो हमारे मुस्लिम भाई बहन रहते हैं, क्या उनको डर के रहना पड़ेगा? किसी को परेशानी उत्तराखंड में नहीं होगी, मैं आपकी अदालत में यह वचन दे रहा हूं आपको। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हम मुकदमा चला रहे हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर आरोप है कि ये मुसलमानों को डराते हैं।
धामी जी, बहुत सारे मुस्लिम लीडर्स हैं, तौकीर रज़ा साहब हैं, मौलाना अरशद मदनी हैं, बहुत सारे, सब कहते हैं कि जब चुनाव आने वाला होता है तो धामी जी ऐसा कमाल करते हैं, कुछ न कुछ ऐसा शगुफा छोड़ते हैं जिससे मुसलमानों के मन में डर पैदा हो। जैसे हाल ही में आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आए हैं। उत्तराखंड में हम इस विधानसभा का जो 2022 में आम चुनाव हुआ, उस आम चुनाव में जब उत्तराखंड की जनता के सामने गए तो हमने ये प्रस्ताव रखा, ये अपना संकल्प रखा कि नई सरकार का गठन होगा तो हम उत्तराखंड के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता लागू करेंगे, उसके लिए कमेटी बनाएंगे। और उसके पीछे हमने कुछ कारण भी बताए। कारण था कि उत्तराखंड देवभूमि है, उत्तराखंड में 4 धाम हैं, उत्तराखंड गंगा का प्रदेश है, उत्तराखंड यमुना जी का प्रदेश है, उत्तराखंड आदि कैलाश है, ऋषि मुनियों की भूमि है। प्रत्येक परिवार से कोई न कोई सेना में है, कोई अर्धसैनिक बलों में है, कहीं देश के अंदर किसी न किसी क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो हमने उत्तराखंड की जनता के सामने रखा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में जो राज्यों को समान नागरिक संहिता लागू करने का जो प्रावधान किया गया है, उसके तहत हम उत्तराखंड में रहने वाले किसी भी, कोई जाति का होगा, पंथ का होगा, धर्म का होगा, समुदाय का होगा, सबके लिए हम एक समान कानून लाएंगे। और उत्तराखंड की जनता ने इस पर हमको अपना आशीर्वाद दिया, हमको सरकार में आने का मौका दिया और हमने जो जनता से वायदा किया था, संकल्प किया था, वो संकल्प हमने पूरा किया है। इसमें किसी को डरने जैसी कोई बात नहीं है। आपने तो संकल्प पूरा कर दिया, लेकिन उनके मन में क्या डर है वो आपको बताता हूँ। मौलाना अरशद मदनी कहते हैं कि जो यूसीसी आप लाए हैं ये इस्लाम के खिलाफ है, जो यूसीसी आप लाए हैं ये हमारे धार्मिक कार्यों में हस्तक्षेप है। देखिए रजत जी, मैं कहना चाहता हूँ कि ये हम किसी के खिलाफ नहीं लाए हैं। इस्लाम में जो व्यवस्था, उनके यहाँ पर विवाह की पद्धति जो है उसी प्रकार से होगा। अगर वहाँ निकाह होता है तो निकाह होगा। हिंदू धर्म में अगर 7 फेरे लेकर विवाह होता है तो 7 फेरे लेकर होगा। क्रिश्चियंस में होली मैरिज होती है, हमारे सिख बंधुओं में जो है आनंद कारज होती है। जिसकी जो पद्धति है उस पद्धति को हम बिल्कुल बदलने वाले नहीं हैं। इंप्रेशन तो यह है कि अब सबको 7 फेरे लेने पड़ेंगे। नहीं, हमने किसी की 7 फेरे केवल हिंदुओं के लिए है, तो वो अपनी जगह पर रहेगा। मुस्लिम्स में जो होता है वो अपनी जगह रहेगा, उसको हमने बिल्कुल नहीं बदला है। हाँ, हमने ये जरूर बदल दिया है कि उसके बाद जो तलाक की व्यवस्था है, जो बहु पत्नियों को रखने की व्यवस्था है, वो व्यवस्था समाप्त होगी। क्योंकि हम समान नागरिक संहिता, हम मातृशक्ति का उत्पीड़न नहीं होने देना चाहते हैं। हम उत्तराखंड के अंदर से ये काम हमने शुरू किया है। देश के अंदर जैसे गंगा जी हमारे यहाँ से निकलती हैं, गंगा जी निकलने के बाद पूरे देश को अभिसिंचित करने का काम करती है। कहीं जल देती है, कहीं जीवन देती हैं, कहीं आचमन करने के काम आती है, कहीं सींचने के काम आती है। उसी प्रकार से समान नागरिक संहिता की जो गंगा है ये उत्तराखंड से निकली है, देवभूमि से निकली है, देवों के आशीर्वाद से निकली है, हमारे प्रधानमंत्री जी के संकल्प को पूरा करने के लिए निकली है। ये पूरे देश के अंदर बढ़ेगी आगे और सबको समान नागरिक संहिता, समानता का अधिकार देगी।